हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुका है, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने ना डायग्राम कर लिया था। ठीक है, डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमने लंग्स, ब्रोंकाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ा था। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो द मैकेनिज्म बिहाइंड इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, कि आप सांस कैसे लेते हो तो कौन सी मसल काम आती है, और सांस जब आप छोड़ते हो तो कौन सी मसल काम आती है। तो दीज थिंग वी विल बी डीलिंग टुडे। So let's get started. So first is organs in human respiratory system. We have already discussed this in previous class कि कौन से ऑर्गन्स होते हैं। बस यहाँ पर एक नोट्स के फॉर्म में है कि उनका फंक्शन क्या है। सो फर्स्ट इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में आपके क्या आते हैं, नॉस्ट्रल्स आती है प्लस हेयर आते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स क्या होता है, दे अलाउ द एयर टू गो इनसाइड। मतलब नॉस्ट्रल्स के थ्रू आपके नोज में एयर जाती है, ऑक्सीजन यू इनहेल। और जो फाइन हेयर हैं दे कंटेन्स म्यूकस, उनके अंदर म्यूकस होता है और हेयर होता है। तो हेयर का काम तो सिंपल क्या है कि दे हेयर ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल, यानी इट काइंड्स ऑफ फिल्टर्स द एयर दैट यू आर इनहेलिंग। सो ऑटोमेटिकली यू हैव अ फिल्टर इनसाइड योर नोज, तो दे फिल्टर द एयर दैट यू आर इनहेलिंग, एंड म्यूकस उसको ह्यूमिड बनाता है। ये भी याद रखना, दिस म्यूकस मेक्स द एयर ह्यूमिड, उसको थोड़ा सा ह्यूमिड बनाता है सो दैट इट इज इजीली यू कैन इंस्पायर दैट एयर, आप इजीली उसको इंस्पायर कर सको या इनहेल कर सको। सो फर्स्ट इज नॉस्ट्रल्स, देन इट गोज इनटू फेरिक्स विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपकी ये जो फूड है वो भी उस पैसेज में से जाएगा और एयर भी सेम पैसेज से जाएगी। आफ्टर फेरिंग्स, फेरिंग्स प्रोवाइड अ पैसेज इनटू ट्रेकिया थ्रू ग्लॉटिस। अब क्या आता है, जैसे ही ये ह्यूमन है, यहाँ से नेजल और ये फूड, तो ये दोनों जो है, ये फेरिंग्स आ गया, दिस इज फेरिंग। उसके बाद एक फ्लैप लाइक आता है विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस। ठीक है, एक फ्लैप लाइक कवर होता है एपिग्लॉटिस किसके ऊपर, ग्लॉटिस पे। तो ग्लॉटिस पे एक फ्लैप लाइक कवर होता है विच एक्चुअली प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनसाइड द विंड पाइप, कि खाना खाते हुए आपका जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए। इसलिए दिस एपिग्लॉटिस इट कवर्स द ग्लॉटिस, ये फ्लैप उसको कवर करके रखता है सो दैट आपका खाना जो है वो फूड पाइप में ही जाए, आपका विंड पाइप में ना जाए। इसलिए कभी कभी चला जाता तो आपको खांसी आती है और वो थोड़ा सा बाहर आ जाता। तो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस उस ग्लॉटिस को कवर करके रखते हैं। पैरिक्स देन गोज इनटू लैरिंग्स विच इज अ विंड पाइप। तो लैरिंग्स को हम विंड पाइप कहते हैं, देन इनटू द ट्रेकिया। अब वो ट्रेकिया में जाएगी, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, यहाँ पे आपका लैरिंग्स आ जाएगा, एंड देन देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब विच इज अ ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है इट इज अ थिन वॉल ट्यूब एंड हैव रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बहुत पतली सी ट्यूब है ट्रेकिया, जिसमें आपकी एयर जो है वो जो इनहेल करते हो वो जाएगी। एंड इट हैव रिंग्स एंड कार्टिलेज, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम है इट प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग क्यों, जब उसमें एयर की कमी होगी या एयर की अमाउंट कम होगी या नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो ट्रैक है वो कोलैप्स ना हो जाए। इसलिए जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो उसको रोक के रखते हैं सो दैट इट विल नॉट कोलैप्स इन केस ऑफ insufficient amount of oxygen, a lack of oxygen के टाइम पे, lack of air, not oxygen but air. देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई ऑन ईच लेग। तो हम ब्रोंकाई और ब्रोंकस आपको अगर पता होगा तो यहाँ पर जो हमने दिस इज ट्रैकिया, एंड ये ऐसे सिंगल होगी तो ब्रोंकस होगी और प्लूरल होगी तो ब्रोंकाई। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सिर्फ ट्रैकिया पे नहीं बल्कि दे आर ऑल्सो इनसाइड द ब्रोंकस, बट ये ब्रोंक्यूल्स पे नहीं होते, ये आपकी ब्रोंक्यूल्स होंगे। तो ब्रोंक्यूल्स पे यू विल नॉट फाइंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एंड दिस ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स ऐसे करके, एंड देन इवेंचुअली एल्वेoli। ठीक है, ये इस टाइप में एल्वेoli आ जाएंगे, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो दिस इज ट्रैकिया, ब्रोंकस, bronchioles and secondary bronchioles, and these are alveolar sac जहां पर मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। bronchi further branch into thin tubes known as bronchioles। अब यहाँ पर एक चीज आपको क्या याद रखनी है, जो आपकी ब्रोंकाई है, ये वाली जो हम बात करते हैं ब्रोंकाई, दिस वन, इट हैज ciliated epithelium।
इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम, थिन सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, जिससे जो है सीलिया, अगर आपको याद होगा नाइन्थ क्लास में आपने ये चीज पढ़ी थी। सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होती है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये लेट्स से ये एपिथेलियल टिश्यू है आपका, उस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सीलिया कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये सीलिएटेड एपिथेलियम होगी। क्यों? ये सीलिएटेड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये हेल्प करेंगे ताकि जो एयर का पैसेज है वो स्मूथ हो जाए, इजीली एयर जो है वो अंदर जा सके, ब्रोंक्यूल्स तक जा सके। तो दिस सीलेटेड epithelium हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ द एयर एंड ऑल्सो द म्यूकस। कई बार आपको लगता है गले में म्यूकस आ रहा है, देन ऑल्सो तो यहाँ पर नॉट जस्ट ब्रोंकियाई, ये आपका यहाँ पर जो ट्रेकिया उसमें भी सीलेटेड एपिथेलियम होता है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट, सो दैट देयर इज इजी पैसेज ऑफ म्यूकस एंड एयर थ्रू आउट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पर। फाइनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू थिन वॉल्ड एल्विलर सैक। तो आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि ये ब्रोंकस, ब्रोंकाई, सॉरी ब्रोंकाई, bronchiole, and then alveolar sac. These are alveolar sacs. अब alveoli, they are thin walled simple squamous epithelium से बनी होती है and they are lined by blood vessel, जहाँ और it is the main area जहाँ पर exchange of gas है। यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है alveoli का जो बना रखा है। तो इसकी जो ये walls है, ये सिंपल squamous epithelium की होती है, ठीक है। So they are made of simple squamous epithelium. Simple squamous मतलब very thin single layer of epithelium. Q. Why? Why there is a simple squamous epithelium? Answer is कि जितनी पतली लेयर होगी उतना इजी एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, और जितनी ज्यादा थिक लेयर होती जाएगी उतना मुश्किल से गैसियस एक्सचेंज होगा। और यहाँ पर क्योंकि दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए इस जगह को कम से कम मतलब बहुत ही पतला होना बहुत जरूरी है ताकि gaseous exchange easy हो। That's why it is made up of simple squamous epithelium, which is just one cell thick, एक cell thick रहती है, that's it, उससे ज्यादा नहीं। Then it is lined by blood vessels। यहाँ पर मैंने दो blood vessel दिखाए थे, ब्लू डिऑक्सिन। तो यहाँ पर ये दो blood vessels ऐसे मैंने दिखा रखी है, इस टाइप में नहीं होती है। दे आर एक्चुअली मोर लाइक, इफ आई से कि ये अगर एल्वेलाई है तो ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे ब्लड वेसल रन करती है। ये बहुत एक सिंपल डायग्राम है। अब क्या है जो रेड वाला है, क्योंकि हमारे एल्वोलाई में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है और जो हमारा बॉडी का ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो बाय डिफ्यूजन क्या होगा? द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सो इट विल मूव इनसाइड द ब्लड। ये ब्लड वेसल में रहेगी ऑक्सीजन। अब जो हमारे टिश्यू का ब्लड है उसमें CO2 बहुत ज्यादा है, CO2, 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 और एल्वेलाई में CO2 कम है। तो CO2 will move from blood vessels into the alveoli. That means from high concentration to low concentration. यहाँ से यहाँ, तो CO2 ऐसे मूव करेगी, ऑक्सीजन एल्वेoli से ब्लड वेसल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वेoli में, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? नाउ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब जो ये ऑक्सीजन को लेके आ रहा है या लेके जाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा या लेके आ रहा है, कौन? सो आपके ब्लड में, हम आरबीसी, रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होती है, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एल्वलाइज के थ्रू लेके जाएगी, हीमोग्लोबिन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वलाई के पास आता है। तो दिस हीमोग्लोबिन, इट इज अ एरिया, इट इज अ पिगमेंट जिससे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, बाइंड करते हैं, वट एवर यू वांट टू से। तो हीमोग्लोबिन से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेंगे एंड फिर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएंगे। क्लियर? अब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इट इज मोर soluble इन वाटर देन ऑक्सीजन, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई ये प्लाज्मा के थ्रू जो है वो जनरली, प्लाज्मा क्योंकि ब्लड में है तो मोस्टली डिजॉल्व फॉर्म में, तो ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर होती है।
तो याद रखना है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करते हैं, और देन दे आर टेकन टूवर्ड्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर हमारे टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलर के पास लेके जाया जाएगा। या हम अभी नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ बस याद रखना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, एंड हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी, और एल्वुलाई मेन एरिया जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। सो दिस इज ऑल, आपके जितने भी ऑर्गन्स थे उनके फंक्शन यही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन मीन्स इनहेल करना। इनहेल कैसे करते हैं, सिंपल चीजें हम बात करेंगे। ये हम थोड़ा सा सिंपल एक लंग्स बना लेते हैं, एंड यहाँ पर डायफ्राम। लंग्स पे आपको पता है ये एक रिब केज भी मैं बना रही हूँ, एक साइड मैंने रिब केज भी बना रही है, यहाँ रिब केज होगी। अब इनहेल का मतलब है यू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2। इनहेल होगा तो आपने देखा होगा योर चेस्ट कैविटी स्वेल अप। अब वो स्वेल कैसे होती है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग इनहेलेशन, आपका जो डायफ्राम है दिस, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पर वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट हम अभी के लिए हम बोलेंगे रिब्स मसल, ऑल दो इनको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, ये बोला जाता है, बट फॉर द टाइमिंग विल यूज रिब मसल्स ओनली, क्योंकि एग्जैक्ट आप इतना ही बोल सकते हो, आपके अप टू 10th यही काफी है। तो मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, तो दीज रिब मसल्स दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो थोड़ा सा इस टाइप में कॉनकेव शेप में आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ सा जाएगा। रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अब डायफ्राम तो डाउनवर्ड चला गया, और रिब मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, जो रिब्स है वो बाहर की तरफ निकलेंगे, आउटवर्ड आएंगे, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, बाहर की तरफ आएंगे, आउटवर्ड। इससे क्या होगा, जो आपकी पल्मोनरी कैपेसिटी पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो लंग वॉल्यूम, या हम यहाँ पे बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर, क्या होते हैं ये, प्रेशर एंड वॉल्यूम ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो इस टाइप में इनका ऐसे लिख सकते हैं हम, ये इनके बीच में रिलेशन होती है। तो इफ प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, इफ वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, यानी जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। अब यही चीजें, दो तीन चीजें याद रखेंगे हम इस मोमेंट नेक्स्ट। तो इंस्पिरेशन में क्या हुआ है, आपकी जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है, एंड जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। अब जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई है बाहर एज कम्पेयर टू, तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो यानी यहाँ से यहाँ मूव करेगी, यानी बाहर से अंदर की तरफ आएगी। अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है बट प्रेशर डिक्रीज हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ और बाहर जो है एयर का प्रेशर वो ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यू इनहेल ऑक्सीजन, दिस इज इंस्पिरेशन, सिंपल। एक्सपायरेशन और यू कैन से एक्सहेलेशन में इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या हुआ कि आपकी जो डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, रिब्स मसल दे ऑल्सो रिलैक्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी तो वो बाहर की तरफ, अब वो रिलैक्स हो गई तो वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, सब नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। तो पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पल्मोनरी प्रेशर जो होगा या एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ये इंक्रीज,
और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बाहर कम है। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जहां पर हाई था वहां से बाहर की तरफ, यानी अगर है प्रेशर जो है लंग्स के अंदर ज्यादा है तो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर, दैट मीन्स इन फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड, यानी लो प्रेशर की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगी। सो दिस इज एक्सपायरेशन, यानी एक्सहेलेशन, CO2 बाहर जाए, क्योंकि हाई प्रेशर अभी आपके लंग्स के अंदर है और एयर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो। तो अगर लंग्स में ज्यादा प्रेशर है तो कम प्रेशर की तरफ जाएगी, दैट मीन्स आउटसाइड। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम है, ये थोरैसिक कैविटी हम कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज, लेकिन अंदर जो है वो वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गई तो प्रेशर अंदर कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम है और बाहर ज्यादा है तो अंदर आएगी बाहर एयर। यहाँ पर डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी आपकी रिब्स मसल भी रिलैक्स हो गई, तो क्या होगा, थोरैसिक कैविटी रिड्यूस यानी वो कम हो गई। वॉल्यूम कम तो उसके अंदर प्रेशर ज्यादा अगर लंग्स के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है तो एक्सलेशन। तो ये सिंपल सा यहाँ पर दे रखा है, डायफ्राम एंड रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज इन पल्मोनरी प्रेशर, मतलब एयर प्रेशर जो इनसाइड लंग्स एज कम्पेयर टू दैट मच, सो एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी हाई से लो में, यानी अंदर। सेम यहाँ पे वो लिखा हुआ है एक्सपायरेशन जो अभी तक हमने पढ़ा है। सो दिस इज ऑल इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो ब्लड क्या करेगा, इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई एंड द ऑक्सीजन इन, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। ये एक जो आपकी ब्रीदिंग साइकिल में होता क्या है, ये आपकी एल्वियोलाई है, ये आपकी ब्लड वेसल है। क्योंकि जो ब्लड है हमारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा एल्वियोलाई पे ताकि उसमें ऑक्सीजन हो जाए। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वो इसमें जाएगी, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन जो है इट विल मूव इनसाइड टू द ब्लड, क्योंकि वहां पे ब्लड में ऑक्सीजन कम है। सो दिस इज हाउ गैसियस एक्सचेंज होता है इनसाइड एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज ऐसा होता है क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज्यादा, तो ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल्स। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि एंड इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसफर टू, ताकि और जगह वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन, ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमें ब्रीद सांस लेते हैं तो लंग्स में हमेशा एक थोड़ी अमाउंट में, रेसिडुअल अमाउंट में एयर हमेशा रहती है, एंड विच इज दैट मच सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। तो मतलब वो उतना टाइम के लिए इतनी ऑक्सीजन हमारी जो है लंग्स में रहती ही है ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए, ऑक्सीजन हमारे बाकी टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाए। तो उस टाइम पीरियड के लिए, जो थोड़ा टाइम पीरियड होता है उसके लिए हमारे लंग्स में थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट, एक इसको हम कहते हैं रेसिडुअल अमाउंट। तो ये याद रखना, रेसिडुअल वॉल्यूम या रेसिडुअल अमाउंट ऑफ एयर, एंड वाई इट इज प्रेजेंट, तो वाई का आंसर यहाँ पर है। So these are some in-text questions that are in your book. So I hope you will able to answer these questions. What are the advantages of aquatic, or does a terrestrial organism have it? तो आपको पता है कि aquatic organism what कि aquatic organism के लिए जो dissolved oxygen होती है लेस होती है, इसीलिए वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्लूकोज, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन ट्रांसफर, ये मैंने अभी बता दिया कि कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू रेस्पिरेटरी हीमोग्लोबिन, जो कि एल्वियोलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियोलाई में रिलीज हो जाएगी। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहां से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के से हमारी बॉडी में होगी। हाउ आर लंग डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द, तो ये मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे है, वी हैव एल्विलर sacs, thin alveolar, multiple millions of alveolar sacs in each lungs। तो हर एक लंग में हमारे बहुत सारे एल्वेलर सैक है, जिसकी वजह से अगर आप उनको, ये आपकी बुक में एक फैक्ट में दे रखा है, अगर आप उनको खोलते हो सारे एल्वेलर के सैक्स को, तो दे आर स्फेरिकल, सो इफ यू ओपन अप देम तो यू विल फाउंड कि वो कुछ 80 मीटर स्क्वायर और समथिंग जो है एरिया कवर करेगी। सो दिस मच
सरफेस वी हैव फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनसाइड आवर बॉडी। तो एल्वुलर सैक्स जो है वो मैक्सिमाइज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो एरिया है दैट। So that's all for today. I hope you like this video, and if you like it, so please share, subscribe, and comment down as well. Keep reading and keep learning. Thank you so much.